हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और सोशल साइंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम हर साल जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक देते हैं, तो इस बार भी हम दे रहे हैं। टोटल हम आपको 60 क्वेश्चन देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप तैयारी अच्छे से करें और इस क्वेश्चन का तैयारी अगर अच्छे से करेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप स्कोर कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए, आपने तो साल भर पढ़ाई की है, तो साल भर में पूरा डिटेल्स पढ़ी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो इस दिन को किस तरह, इस समय को किस तरह आपको यूटिलाइज़ करना है, इसलिए हम आपको ये एक क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सकता है। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। देखिए, सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें से जो क्वेश्चन का पैटर्न है मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न होता है। इसके अलावा 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और मैप पॉइंटिंग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल ई सेक्शन तक है, मतलब टोटल A, B, C, D और E। इस सेक्शन में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये मेनली 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर अच्छे से करेंगे तो आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये क्वेश्चन तो दे रहा हूँ, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन टिप्स मैं देने वाला हूँ, जैसे कि हाउ टू गेट बेटर स्कोर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन टिप्स फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24, सब्जेक्ट सोशल साइंस, कोड 087, क्लास 10th, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द सोशल साइंस सब्जेक्ट, किस तरह सोशल साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट बनाए हैं। रीड थ्रोली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है सीबीएसई का सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसलिए पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई हर साल कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता है या कुछ ना कुछ चीज़ को ओमिटेड करता है, तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। काफ़ी पुराना सिलेबस उठाकर अगर पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। डोंट स्किप ए सिंगल लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच विल हेल्प यू स्पेशली फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एकदम लाइन वाइज पढ़ना है। कितने बुक्स में जो भी कंटेंट है एक भी लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी हेल्पफुल होगा। गिव इक्वल टाइम एंड वैल्यू फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स बिकॉज ईच सब्जेक्ट कैरी 20 मार्क्स ऑफ टोटल 80 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। क्योंकि आपको पता है किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इनमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा मॉक टेस्ट इट इज़ एसेंशियल, सो डू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर विद इन एलोटेड टाइम, ठीक है। तो आप अगर घर पे अगर मॉक टेस्ट देते हैं टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, या आप प्रॉपर एक टाइम सेट कर लेते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट देते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस मैप क्वेश्चन एंड सॉल्व इट केयरफुली, आपको मैप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, एग्जैक्ट लोकेशन में लोकेट करना होगा और लेवल करना होगा। तो उनमें से आपको फुल मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स मिल सकता है। उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन टू स्कोर वेल, किस तरह अटेम्प्ट करना है। रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली एंड इन विच यू आर कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट देम फास्ट, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसको पहले कर लीजिए। राइट द आंसर टू द पॉइंट, आंसर शुड बी रिटन पॉइंट वाइज,
सारे क्वेश्चन को टू दी पॉइंट का आंसर में टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए, और आंसर आपको ऐसे टाइप या शॉर्ट नोट टाइप जो भी है, यानी शॉर्ट नोट टाइप का जो क्वेश्चन है आपको ऐसे टाइप की तरह नहीं लिखना है। सारे क्वेश्चन का आंसर पॉइंट वाइज करना है। मेनली 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पॉइंट वाइज हर क्वेश्चन के आंसर पॉइंट वाइज में 1 2 3 4 ये पॉइंट बनाकर लिखिए, कोई एक पैराग्राफ या ऐसे टाइप की तरह मत लिखिए। हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड लीव प्रॉपर मार्जिन इन द आंसर शीट। प्रॉपर मार्जिन देना है, हैंडराइटिंग अच्छा होना है, प्रॉपर स्पेस होना है, इसमें इंप्रेशन अच्छा जाता है जो एग्जामिनर है उनके सामने। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड को अंडरलाइन करें। टू कीप इट माइंड अबाउट वर्ड लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड लिमिट के बारे में आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। मैप क्वेश्चन शुड बी डन विथ परफेक्ट लोकेशन इन गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आफ्टर कंप्लीशन अटैच द मैप इनसाइड योर आंसर बुक। ठीक है, कंप्लीशन मैप कंप्लीट होने के बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर के साथ मैप आता है उसको आपको तैयार करना है, और उसके बाद आपको आंसर शीट में उसको अटैच करना है। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिफोर हैंड ओवर द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर। प्लीज़ रिवाइज इट। ठीक है, आंसर शीट आपको हैंड ओवर करने से पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास टाइम अगर होता है तो। टाइम तो मिल जाएगा अगर टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे तो। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन। कौन सा टॉपिक को आप फोकस करेंगे? देखिए, इसमें इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 2 मतलब हिस्ट्री। इनमें से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड है, ये पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेबस में सिर्फ सामने का जो पार्ट है वो दिया गए हैं। इसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी काफ़ी अच्छे से आपको डिटेल्स पढ़नी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनमें से आपको चार टॉपिक हिस्ट्री से पढ़ना है मेनली। बाकी कुछ टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया होगा, लेकिन वो सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, जैसे कि पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट सेकंड, उसमें पूछा गया था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे। कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 2 मतलब ज्योग्राफी, इनमें से जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक ये हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये सेकेंड चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। इसके बाद एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ाई करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट वाला चैप्टर जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, ये से रिलेटेड आपको सिर्फ मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये सिर्फ इंटरनल एग्जाम के लिए पूछे जाने वाले थे। इसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस, पावर शेयरिंग चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। फेडरलिज्म चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये भी अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना, पॉलिटिकल पार्टीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर मैंने बताया उसको भी स्किप नहीं करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये था पॉलिटिकल साइंस के बारे में, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। इसके बाद इकोनॉमिक्स, जो अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नाम है इकोनॉमिक्स, इसमें से 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। 4 में से देखिए मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट जो फर्स्ट चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी एंड क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, लेकिन ध्यान रखना ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी ये पूरे चैप्टर का पूरा पार्ट नहीं है, कुछ ओमिटेड हो चुका है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के लिए क्या क्या क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सब्जेक्ट वाइज बता दिया है। जैसे कि पहले हिस्ट्री का चैप्टर का बता देता हूँ, और मैं ये PDF फॉर्मेट जो PDF है इसका अपलोड मैं कर दूँगा, और जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं।
इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 हिस्ट्री। इसमें से क्या है? नंबर 1 ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। इसके बाद ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली और जर्मन यूनिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। नंबर 4 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म इन 1815। Support this statement. Explain any 5 effects of the revolution of the liberals in Europe in 1848. Describe the explosive conditions prevailed in Balkans after 1871 in Europe. काफ़ी important question है. How was the Rowlatt Act opposed by the people of India? Explain with 3 examples. Why did Mahatma Gandhi decide to withdraw non-cooperation movement in February 1922? Explain. Why did the different social groups join in the non-cooperation movement in 1921? Explain any 3 effects on non-cooperation movement on the Indian economy. How was the Simon Commission greeted in India in 1928? Explain. Why did various classes and groups of Indians participate in the civil disobedience movement? ये काफ़ी important question है. How had a variety of cultural process developed a sense of collective belongings in India during the 19th century? ये भी काफ़ी important question है. How had the printing press created a new culture of reading in Europe? Explain with example. Question number 15. Explain how print culture assisted the growth of nationalism in India. Next, contemporary India part 2 geography. Distinguish between renewable and non-renewable resources. Number 2, describe any 3 main features of alluvial soils found in India. Describe any 3 main features of black soil found in India. What step can be taken to control soil erosion in the hilly areas? What is multipurpose river project? ये काफ़ी important question है. Compare the advantages and disadvantages of multipurpose river project. ठीक है, इससे related question पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. Next, question number 6. Mention any 2 method of traditional water harvesting used in India. Explain any 2 benefits of rainwater harvesting. ठीक है, rainwater harvesting से related question पूछे जा सकते हैं. Next question. Compare the intensive subsistence farming with that commercial farming practice in India. ये काफ़ी important question है agriculture chapter से. Commercial farming और intensive subsistence farming के बीच में क्या अंतर है? Enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. जियोग्राफिकल कंडीशंस किस प्रकार की ज़रूरत है? राइस के लिए भी हो सकता है, व्हीट के लिए भी हो सकता है, या इसके अलावा कॉटन, शुगर कैन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, नेम एनी 2 मेजर fiber crops grown in India. Describe the conditions required for the grow these 2 crops. देखिए, क्रॉप्स ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जियोग्राफिकल कंडीशंस पूछे जा सकते हैं. कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल होना चाहिए, किस प्रकार की सॉइल कंडीशंस होना चाहिए. ठीक है, मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी का कंडीशंस क्या होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. देखो, इसमें दिया गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मिनरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जिसमें डिफरेंस करना है. उसके बाद डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया. व्हाई डू द कंजर्व मिनरल्स रिसोर्सेज. कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, कौन सा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोल मिलता है हमारे देश में. इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया है, वाई डू टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज क्यों कंजर्व करना चाहिए. 13 क्वेश्चन नंबर 13. डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया. डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स. फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, और आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलते हैं. सजेस्ट एनी 2 वेज ऑफ कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया. ठीक है, ऐसा कोई 2 तरीका बताए जिससे हमारा एनर्जी रिसोर्स कंजर्व हो सकता है. हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड. एक्सप्लेन वेरियस वेज.
नेक्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको हिस्ट्री से रिलेटेड 15 क्वेश्चन दिए हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड 15 क्वेश्चन दिए हैं और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी 15 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और दिया जा रहा है, और अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक से रिलेटेड 15 क्वेश्चन दिया जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, पावर शेयरिंग का अलग अलग तरीका बताएं, यानी कि अलग अलग फॉर्म्स जो फॉर्म्स हैं यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसके बारे में गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। ठीक है अंकुश, हाउ इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। Question number 3, define federalism. State any 3 important features of federalism. Describe any 3 provisions of amendment made in Indian Constitution in 1992 for making 3-tier government more effective and powerful. Question number 5, our society is still a male-dominated society. Explain the statement with the help of example. Question number 6, every social difference does not lead to social division. Justify the statement. Next question, explain the 3 factors that are crucial in deciding the outcomes of politics of social divisions. Number 8, mention any 3 constitutional provisions that make India a secular state. Question number 9, secularism is not an ideology of some political parties or person, but it is one of the foundations of our country. Examine the statement. Next, political parties play an important role in democratic countries. Justify the statement. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और examine any 5 major challenges faced by the political parties in India. Suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their function well. Question number 13, democratic governments are better than any other forms of government. Justify the statement. Question number 14, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. Justify the statement. How does the democracy produce an accountable, responsive and legitimate government? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए क्रूशियल स्टेप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। नंबर 2, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट। Question number 5, why is cheap and affordable credit important for the country's development? Explain any 3 reasons. Question number 6, what is collateral? Why is it a main reasons to prevent the poor getting a loan from banks? Explain. Why do lenders ask for collateral while lending? How does credit play a positive and negative role? Explain with examples. Why is necessary to increase a large number of banks mainly in rural areas? Explain. Differentiate between formal and informal sources of credit. ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट में क्या अंतर है ये आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वे रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट इन 1991. एनालाइज द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस interlink productions across countries? Explain with examples. Question number 15, examines the significance of role of G20 and its significance in the light of India's present role. ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसके बाद मैं एक और टिप्स देना चाहूँगा सबसे लास्ट में। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड दैट आर जनरली मेड इन द सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें जनरली किया जाता है, जो गलती की जाती है, उसको अवॉइड किस तरह करना है, क्या करना है आपको। आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी रिटन इन ए वन प्लेस
Don't write answer like scattered or fragmentation in many places. If any questions has more than one part, student can write it in one place. देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट सामने लिख देता है, फिर 2-3 पेज बाद याद आने के बाद वहाँ पे लिख देता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही जगह में लिखना है। Next, in the question paper, it will be mentioned that all questions are compulsory, but attempt it as per instruction. Don't attempt both the questions while or question available. In this conditions, attempt only main question or question. देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में सब लिखा होगा, जो इस क्वेश्चन पेपर में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आपको एक मेन क्वेश्चन दिया है उसके अलावा और दिया गया तो दोनों ही करना है, ऐसा नहीं है। उनमें से दोनों में से कोई एक चूज़ कीजिए, या तो और वाला क्वेश्चन आप करें या मेन पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया वो करें। क्योंकि मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों ही उनको आ रहा है तो दोनों का आंसर लिख लिया है, तो इसमें दोनों क्वेश्चन का आंसर उनको मतलब मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर का मार्क्स मिलेगा, वो भी पहला जो अपने करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अननेसेसरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का कोई क्वेश्चन का आंसर करने का कोई ज़रूरत नहीं। Next, use suitable symbol and label in the specific position while attempt map pointing question. For example, seaports should be located in the coastal region. Ship symbols and label it. Locate map pointing question in a proper state or union territory. Map pointing करते समय आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहाँ पर है, मेनली कौन से स्टेट में है, तो उसी स्टेट के और एकदम एग्जैक्ट लोकेशन में लोकेट करना है। और अगर कोस्टल जैसे कि विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको स्टेट के बीच में नहीं करना है, कोस्टल एरिया में ही आपको करना है। ठीक है, अगर मान के चलो तूतीकोरिन पोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं और आप एकदम तमिलनाडु के मिडिल में कर दिया तो सही नहीं होगा। कोस्टल रीजन ये सब है, आपको ध्यान रखना होगा, मतलब लोकेशन प्रॉपर करना है, लेवल भी करना है। वहाँ पे पॉइंट कर दिया और कुछ नहीं लिखा तो नहीं होगा। इसके बाद For 3 marks and 5 marks questions, write it in at least 3 and 5 points respectively. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको क्वेश्चन मिला है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो मिनिमम 3 पॉइंट तो लिखना ही है, उससे कम नहीं। उससे कम लिखेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। अगर मतलब जितना पॉइंट कम लिखेंगे उतना पॉइंट कम मिलेगा, उतना मार्क्स कम मिलेगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है। 6 पॉइंट लिखे तो और बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन 5 पॉइंट से कम नहीं करना है। ठीक है, तो ये था एग्जामिनेशन टिप्स फॉर सोशल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन 23-24 के लिए। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए तो आपको अच्छे स्कोर होगा। देखिए बहुत अच्छे से अगर स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छे से आपको पढ़ाई करना होगा, पूरा स्ट्रेटेजी ठीक लेना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट हर बार 90 प्लस के, कुछ स्टूडेंट हैं जो 95 प्लस मार्क्स लाते हैं, 98 भी लाते हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से पढ़ते हैं, उस तरीके से हमने जैसे गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे तो आपको पास मार्क्स लाना तो बहुत इजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बल्कि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जो बहुत अच्छे स्कोर बनाने की सोच रहे तो सोशल साइंस में 95 प्लस मिल सकता है, 98 भी हमारे स्टूडेंट को मिले हैं पिछले साल, तो 100 भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको सही तरीके से प्रिपरेशन लेना होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए, मैं ज़रूर आपको रिस्पांस दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।